गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आरएल और आरसी सर्किट के ऊपर बेस्ड हैं और इनके हमने फॉर्मूले रखे हैं आरएल सर्किट और आरसी सर्किट का। दो तीन बातें हैं वो आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। देखो, एलसीआर सर्किट के अंदर मैंने जो इम्पीडेंस निकाला था वो क्या आया था हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यह आया था। अगर मैं आरसी में से एलसीआर में से सी को हटा दूं तो क्या बन गया, एल आर। अगर मैंने एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस ये बताया था तो हमारे पास अगर मैं सी को हटा दूं तो ये जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एल आर सर्किट के लिए। भाई सी को हटा दूं तो फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले में से एल को हटा दूं तो बन जाएगा सी आर। तो सी आर के केस में क्या होगा या आरसी के केस में क्या होगा, आरसी केस में जेड का फॉर्मूला क्या हो गया। अब इसमें से भाई आरसी है तो एल हटा दो, एल हटाओगे तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ऐसे बनेंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो हमें इन दोनों इस आरसी या एलआरसी या आरएल के सर्किट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है, दो तीन बातों का, कि एलसीआर में इम्पीडेंस ये होगा, आरएल में इम्पीडेंस ये होगा और आरसी में इम्पीडेंस ये होगा। बाकी इसमें लगेंगे सिर्फ ओम्स ला। क्या लगेगा, ओम्स ला। तो ये तीन बातें हमने ध्यान रखनी है। अब देखो, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इनके ऊपर कैसे करना है बहुत ध्यान से डिटेल से समझना है। तो मैंने अभी टॉपिक समझा दिया, ओम्स लॉ में लगाना है। तो पहले क्वेश्चन में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन में ये कह रहा है कि आरएल सर्किट है हमारे पास, क्या है, आरएल सर्किट है और उस आरएल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर एल के अक्रॉस वो कितना है। इंडक्टर एल के अक्रॉस मतलब वी एल है, वो कितनी दे रखी है बेटा हमें, 120 वोल्ट। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए भी जेड, जैसे मैंने एलसीआर में इम्पीडेंस बताया एलसीआर में, इसी तरह से एलसीआर के अंदर अगर मैं रिजल्टेंट वोल्टेज लिखूं तो वो वोल्टेज किसके बराबर होगी, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ऐसे था ना, रिजल्टेंट वोल्टेज एलसीआर में ये लिखी जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई सिर्फ आरसी सर्किट की तो ये वी किसके बराबर होगा, मतलब एल की वैल्यू 0 कर दो तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ बात करूं आर एल सर्किट की तो सी 0 कर दो तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आ गई, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी वी एल का स्क्वायर। समझ में आई। ये मतलब सारा का सारा फेजर जो एलसीआर था उसी से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ क्या है, हमें उसी के रिगार्डिंग चलते रहना है। जैसे एलसीआर में अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के रिगार्डिंग चलो, अगर इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं तो इम्पीडेंस के रिगार्डिंग करो, चाहे वो एलसीआर सर्किट की बात करें, चाहे वो आरएल सर्किट की बात करें, चाहे वो आरसी सर्किट की बात करें। सिंगल के बाद मैंने डबल के पेयर में रखा और फिर हम एलसीआर सर्किट पर चलेंगे जिसमें रेजोनेंस के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। रेजोनेंस तक मैंने तुम्हें पढ़ाया है, एनर्जी स्टोर तक, वहाँ तक हमें न्यूमेरिकल करना है बेटा। तो देखो एक एक टॉपिक को हम करके चलेंगे। वीएल हो गया हमारे पास, फिर इसने कहा कि भाई इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 120 और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 90 वोल्ट। ठीक है भाई, ले ली 90 वोल्ट। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द आरएमएस करंट आई आरएमएस हमारे पास है 3 एम्पियर। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द इम्पीडेंस एंड व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है ये बताओ और इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो भाई दो तीन बातें हैं। पहले तो हमें वी एल और वी आर दे रखी है, तो भाई इम्पीडेंस किसके बराबर होगा वो हमें निकालना होगा। तो भाई आई आर एम एस करंट हमें दे रखा है, तो इस आर एल सर्किट का, सर्किट है आर एल, आर एल सर्किट में वोल्टेज दे रखी है तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब V बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो वी आर का मतलब 90 का स्क्वायर प्लस वी एल का मतलब कितना, 120 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 150 वोल्ट।
कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज आई है ये आरएल सर्किट की आई है। आरएल सर्किट में आर और एल था, दोनों के वोल्टेज दे रखे थे, तो हमें आरएल सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज पता है। और ये जो वोल्टेज आई है दरअसल वीआरएमएस आई है। क्या आई है? वीआरएमएस। और मुझे निकालना है पहला पॉइंट, इसने क्या पूछा है? इम्पीडेंस। तो एक्स जेड बराबर, ओम्स लॉ लगा दें, जेड बराबर वीआरएमएस अपॉन में आईआरएमएस। वीआरएमएस कितना? 150, और आईआरएमएस कितना दे रखा है बेटा हमें? 3 एम्पीयर। कितना दे रखा है? 3 एम्पीयर। 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 50 ओम। 50 ओम आ गया हमारे पास इम्पीडेंस। इस आरएल सर्किट का इम्पीडेंस ये आ गया। अब इसने पूछा है कि फेज एंगल बताओ। अब हमें फेज एंगल, तुम्हें मैंने एक ही पढ़ाया था, हमने फेज एंगल पढ़ा है टेंजेंट फाई बराबर एलसीआर सर्किट में एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर, यही पढ़ा है ना। अब ये तो रेजिस्टेंस के लिए दे रखा है, अगर वोल्टेज के लिए लिखूं तो ये वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा? वीएल माइनस वीसी अपॉन में आर। अब इसमें वीसी तो है नहीं, क्या इस सर्किट में कैपेसिटर है? कैपेसिटर नहीं है तो सॉरी वीआर। अब इसमें कैपेसिटर नहीं है तो वीसी की वैल्यू क्या कर देंगे हम? इस वीसी की वैल्यू देखो, टेंजेंट फाई एलसीआर में ये होता है या तो एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर या वीएल माइनस वीसी अपॉन आर, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। करंट को मैंने कॉमन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भाई, अब इसमें कैपेसिटर तो है नहीं, कैपेसिटर नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वीएल अपॉन में वीआर नहीं लिख सकता, क्योंकि होता क्या है ये? वीएल माइनस वीसी अपॉन में वीआर। तो वीसी यहाँ है नहीं तो इसको हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट फाई हमारे पास हो गया वीएल अपॉन में वीआर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फेज एंगल। समझ में आया क्वेश्चन? आपको इन क्वेश्चंस के अंदर इसमें जो ट्रिक्स हैं उनके आप उनको अच्छे से समझ लो। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो बेटा न्यूमेरिकल में तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, उठाओ पुट करो, उठाओ पुट करो। ठीक है, तो टेंजेंट फाई किसके बराबर? वीएल अपॉन में वीआर। वीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? वीएल है 120 और वीआर की वैल्यू कितनी है? 90। तो यह आ गया हमारे पास 120, यह आ गया 90, 10 से 10 काट देंगे, ये आ जाएगा 1.33। जा रहा है 9 से 12 कर दो। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू, तो फाई हमारे पास कितना आ गया? 10 इनवर्स 1.33। ये इसका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड फेज एंगल। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है इन न्यूमेरिकल्स में कि अगर सर्किट आरएल दिया हुआ है तो उस हिसाब से वोल्टेज, उस हिसाब से फेज बदल जाएगा। आपको एलसीआर के रिगार्डिंग चलना है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ तुम्हें कि एलसीआर के अंदर फेजर इम्पीडेंस, फेजर डायग्राम के अंदर जो इम्पीडेंस था और वो कैसे कैसे निकाला था। तो एलसीआर सर्किट में है ना, हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज और जेड की वैल्यू होती है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और टेंजेंट फाई होता है एक्सएल माइनस एक्ससी का अपॉन में आर या वी एल माइनस वी सी अपॉन में आर। अब इनमें से ये है एलसीआर की बात। अब इसमें अगर एल आर की बात हो रही हो तो सी को गायब कर दो हर जगह से। अगर आर सी की बात हो रही है तो जहाँ जहाँ एल है एक्सएल वी एल, वहाँ से एक्सएल वी एल गायब कर दो, तो वो तुम्हारा आर एल के लिए हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये है आर एल सी और बाकी लगेगा इसमें ओम्स लॉ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो मैंने आर एल और आर सी के लिए लिया। अगला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह का आएगा और ये भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया था बेटा क्वेश्चन 2010 में बोर्ड एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2010 में आया था कि सर्किट के अंदर कंसिस्ट है सीरीज कम्बिनेशन। ए सर्किट कंसिस्ट सीरीज कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक सीरीज कम्बिनेशन में एक्स और वाई है और करंट है वो अहेड है वोल्टेज के बाय फेज ऑफ पाई बाय 4। इस बार है ना करंट आगे चल रहा है, आई अहेड, करंट अहेड। किसमें होता है करंट आगे? वोल्टेज से। ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर में ही होगा ना। तो भाई ये है तुम्हारा कैपेसिटर, इसमें एक्स और वाई में से एक कैपेसिटर। आगे पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। इफ द एलिमेंट एक्स इज प्योर रजिस्टर, एलिमेंट एक्स है ना वो तो है भाई रजिस्टर, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस इसने दे रखा है कितना? 100 ओम।
तो कह रहा है वाई को आइडेंटिफाई करो। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया ना करंट किस में आगे होता है, मैंने तुम्हें बताया था इन न्यूमेरिकल्स में ये पता होना चाहिए कैपेसिटर में करंट वोल्टेज कैसे चलती है, इंडक्टर में कैसे चलती है। तो कैपेसिटर में जो करंट आगे चलता है तो ऑब्वियसली बात है वाई कौन सा एलिमेंट हो गया बेटा, कैपेसिटर। फिर ये कह रहा है कि नेम द एलिमेंट वाई, तो हमने ना वाई को नाम दे दिया। एंड कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इफ वी आरएमएस कितनी दे रखी है 141। तो भाई वी आरएमएस 141 वोल्ट दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ। तो आरएमएस वैल्यू करंट हम कैसे निकालें, पहले तो इसमें सर्किट को देखो कौन सा है, एक तो कैपेसिटर है एक रजिस्टर है। तो वैसी बात है सर्किट कौन सा हो गया, आरसी सर्किट। सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि सर्किट क्या है, आरसी है, आरएल है या एलसीआर है या उसमें रेजोनेंस है। तो ये चार तरीके के न्यूमेरिकल इसमें बनेंगे। तो आरसी सर्किट है तो हम यहाँ फेज की बात कर रहे हैं और फेज डिफरेंस इसने कितना दे रखा है, बाय फेज ऑफ π/4। फेज उसने दे रखा है बेटा π/4। तो मैंने तुम्हें इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ाई थी, याद है। अब इसने दे रखा है कि फेज है वो π/4 दे रखा है और हमारे पास जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसमें cos φ ये हो गया, ये हो गया अपने पास r, ये हो गया z और इसमें l तो है नहीं तो ये बन गया अपना xc, यही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से cos φ लिखूं तो cos φ क्या होगा बेटा हमारे पास, cos φ हो गया भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स r/z। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो हमारे पास cos φ किसके बराबर होगा, r/z। आगे चल के हम इसी चीज़ को एक और नाम दे देंगे, वो देखना cos φ बराबर हो गया r/z और फाई की वैल्यू कितनी है π/4। मैंने इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज़ किया, सर्किट है आरसी तो एल की वैल्यू को हटा दिया तो ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वो ये बन जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, आर नहीं पता अभी फिलहाल, जेड cos φ हो गया हमारे पास 1/√2 और आर अपॉन में जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई r√2 दैट इज इक्वल टू आर की वैल्यू 100√2। तो जेड हमारे पास कितना आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, यही होता है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो या अभी फिलहाल इसको इतना रखें बाद में देखते हैं। तो भाई इतना ओम आ गया अपने पास इम्पीडेंस। तो पहला पॉइंट जो इसने पूछा था, एक तो कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो जेड आ गया हमारे पास। अब जरा इसमें आरएमएस निकाल लेते हैं, आई आर एम एस। वी आर एम एस दे रखा है 141, देखो आई आर एम एस किसके बराबर, वी आर एम एस अपॉन में इस सर्किट का जेड। जेड कितना निकाला मैंने इस सर्किट का 100 अपॉन में 100√2। तो वी आर एम एस आ गया 141, ये आ गया 100 और √2 को हम लिख सकते हैं 1.414 या 1.41 तक ही कर दूँ इसको, 414 तक ना लिखें क्योंकि ऊपर भी 141 है। तो कितना आ जाएगा बेटा 141 से 141 और पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर और 100 से 100 कट गया। तो आंसर क्या आ गया, आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तो आपसे पूछेगा भाई दो सर्किट हैं, एक में करंट आगे चल रहा है या एक में करंट पीछे चल रहा है। करंट पीछे चल रहा है तो वो इंडक्टर है, करंट आगे चल रहा है तो कैपेसिटर है। तो आधा न्यूमेरिकल तो यही हो गया। फिर वो कह रहा है कि अगर फेज हमारे पास π/4 है, तो फेज हमारे पास π/4 है तो हम यहाँ पर बेटा जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसका हम यूज़ करेंगे। तो फेज जेड की वैल्यू मुझे चाहिए, बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू, क्योंकि मुझे जो आई आर एम एस 1 एम्पियर निकालना है उसके लिए मुझे वी आर एम एस अपॉन जेड चाहिए। अब तुम कहोगे सर टेंजेंट फाई क्यों यूज़ नहीं कर रही, अरे भाई टेंजेंट फाई का यूज़ करोगे तो जेड कहाँ से आएगा, उसी इम्पीडेंस ट्रायंगल का जहाँ से टेंजेंट फाई हमने निकाला था ना एक्सएल माइनस एक्स अपॉन में आर, उसकी बजाय हम कोस फाई ले लेना तो उससे मेरे पास जेड आ जाएगा, क्योंकि कोस फाई किसके बराबर होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जैसे मैंने अभी समझाया वो ट्रायंगल बनाकर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो बेटा पीछे हमने बात की आर एल और आर सी के न्यूमेरिकल की, और उसके कुछ और न्यूमेरिकल मैंने यहाँ रखे हैं। ये न्यूमेरिकल है जो CBSE 2019 में आया था।
ये न्यूमेरिकल CBSE 2019 में आया था, और ये न्यूमेरिकल है हमारे पास CBSE 2006 में, और ये एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मैंने रखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पहले भी मैंने तुम्हें लाइव क्लासेस में पढ़ाए थे, जूम क्लासेस में, तो उसमें मैंने तुम्हें समझाया था कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है। इस पर एक वीडियो बना देंगे इन न्यूमेरिकल्स के आखिर में। तो देखो ज़रा यहाँ से CBSE 2019 में जो क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा क्या गया है कि इंडक्टर है, उसको पहले 100 वोल्ट की DC से अप्लाई की जाती है, जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अगर सेम इंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं एक 100 वोल्ट AC से, पहले DC जोड़ रहा था, फिर AC जोड़ रहा है, फिर उसका करंट रिड्यूस हो जाता है 0.5 एम्पियर। तो ये कह रहा है कि वाई द करंट रिड्यूस इन द लेटर केस, AC वाले केस में करंट कम क्यों हो गया, पहला क्वेश्चन। फिर उसने कहा कि कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इसका एक्सेल बताओ। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ध्यान से देखो बेटा इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई DC और AC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। AC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई, और DC की फ्रीक्वेंसी होती है 0। दूसरा एक्सेल होता है अपने पास 2 पाई न्यू L इसके बराबर, और करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेल के इनवर्सली। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इन्हीं से मिल जाएगा। थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल सा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। AC से जब हम इंडक्टर को जोड़ते हैं, AC की फ्रीक्वेंसी हो गई 0, फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सेल 0, एक्सेल 0 तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। जब AC से जोड़ते हैं तो AC का फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई तो एक्सेल हाई, एक्सेल हाई तो करंट की वैल्यू घटेगी ना। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि करंट कैसे कम हो रहा है AC वाले केस में, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो इंडक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, जिससे करंट डिप कर जाता है। तो ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि भाई रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ इंडक्टर के अंदर, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखो। भाई जब हम DC की बात करते हैं तो हमारे पास DC के अंदर क्या देखा है, वोल्टेज और करंट, तो R निकाल लो। तो DC में क्या आ जाएगा अपने पास, V/I, कितना दे रखा है 100/1, तो 100 ओम हो गया। जब हम AC की बात करते हैं तो AC के अंदर Z निकालेंगे, इम्पीडेंस सर्किट में R और L दोनों, तो R आ गया ना AC के लिए, तो R आ गया। अब इंडक्टर को AC से जोड़ रहे हैं तो इसमें Z निकल आएगा, तो दैट इज V/I। इसमें 100 और करंट कितना डिप कर गया है 0.5, Z की वैल्यू आ गई 200, ये Z आ गया 200, R आ गया 100, मुझे चाहिए रिएक्टेंस इंडक्टर का। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है RL सर्किट में, R² प्लस XL का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Z की वैल्यू 200 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से R की वैल्यू 100 का स्क्वायर और प्लस में XL का स्क्वायर। तो XL का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, XL आ जाएगा अपने पास, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, √3 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 173.2 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे आपने निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा, जो CBSE 2019 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में वहाँ ऊपर लिखा हुआ है 2006 में जो बोर्ड में आया हुआ है, उसमें कह रहा है कि एक हमारे पास RL सर्किट था, पहले ही बोल दिया है कि सर्किट RL था, 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई हम कर रहे थे, 0.5 एम्पियर करंट जा रहा था। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है भाई VRMS है 12 वोल्ट, IRMS कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है उसकी 50 हर्ट्ज। ये तीन बातें इसने 2 लाइन में बोल दी। फ्लो थ्रू ए सर्किट, RL सर्किट पहले ही बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R and if the current differ in the phase from the applied voltage is by pi/3। फेज डिफरेंस भी दे रखा है pi/3 करंट और वोल्टेज के बीच, और हमें निकालना है R फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सर्किट RL सर्किट में मुझे R फाइंड आउट करना है, गिवन मैंने लिख लिया है। तो RL सर्किट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लगा दें, जितने भी इसके फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हमें R निकालना है, तो R, और भाई RL सर्किट की बात हो रही है तो RL सर्किट में Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z होता है हमारे पास √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे R चाहिए तो R² किसके बराबर हो गया,
आर बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो अगर मैं जेड और एक्सएल निकाल लूँ तो आर आ ही जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आर एल सर्किट में वी आर एम एस आई आर एम एस दे रखा है, तो एक्सएल हम निकाल ही लेंगे। एक्सएल किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, नहीं एक्सएल नहीं, यहाँ से तो आएगा जेड, वी आर एम एस आई आर एम एस है ना, तो वी आर एम एस और ये हो गया आई आर एम एस, क्या बन गया बेटा यहाँ से 12/0.5, 2 ऊपर 24 ओम हो जाएगा। जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, जेड आ गया 24 ओम। अब मुझे चाहिए जेड आ गया, एक्सएल चाहिए, फेज दे रखा है, तो टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आरएल सर्किट में, एक्सी है 0 हो गया तो एक्सएल अपॉन में आर आ गया। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, पाई/3, और एक्सएल हमें नहीं पता, आर हमें निकालना है। पाई/3 कितना भाई 60, टेंजेंट 60 √3 हो गया, और एक्सएल आर इधर ले आओ, तो एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, √3 आर आ गई। तो एक्सएल आ गया, जेड आ गया, उठाकर यहाँ रखेंगे तो आर बराबर √ क्या आएगा भाई, जेड की वैल्यू तो किसके बराबर है 24 का स्क्वायर, 24 × 24 माइनस, और एक्सएल की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। इसको ऐसे क्यों, सीधा सीधा करते हैं ना भाई। अपने पास एक्सएल आ गया, जेड आ गया, तो जेड का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, r² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू √3r, r² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल है अपने पास कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया, जेड की वैल्यू है 24, एक्सएल की वैल्यू है √3r का स्क्वायर, मतलब 3r हो जाएगा। 3r का स्क्वायर कितना हो गया, 4r का स्क्वायर √24, और r कितना आ गया बेटा यहाँ से, r आ गया भाई 24/2, 12, सही है भाई। 2 4 का हो गया 2, r² का r, तो 2r हो गया, 2 इस 24 से डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये इसने पूछा था, वो मैंने निकाल दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। जैसा दिया है, जैसा बोला है आपने, वैसा इसको फॉलो करते हुए आंसर देना है बेटा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, इम्पीडेंस बताओ, एक बार डीसी अप्लाई की, एक बार एसी अप्लाई की। तो सर्किट तो भाई आरसी हो गया, ये तो कंफर्म है। आरसी सर्किट में इम्पीडेंस बताना है, फॉर्मूला होता है r² प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये हो गया। डीसी सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर डीसी सप्लाई दूंगा तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है, पहले केस में डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, फ्रीक्वेंसी 0 तो जेड की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। क्यों भाई, क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा। एक्सी क्या होता है 1/ω_c, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी। अगर एक्सी इन्फिनिटी तो जेड भी इन्फिनिटी। दूसरे केस में भी आप ऐसे निकाल लोगे, जेड बराबर √r², एक्सी का स्क्वायर का मतलब 1/ω_c का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, ओमेगा की वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 1/ω का वैल्यू 2π, न्यू की वैल्यू ओमेगा को 2π न्यू लिख सकते हैं। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 25/π, और सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, 10 × 10⁻⁻6, और इस सारे का होल स्क्वायर। इस सारे को सोल्व कर लेना तो तुम्हारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। पाई से पाई कट गया, 25 × 100, और कोई वैल्यू रहेगी तो देख लेना, 25 दूनी 50, और 50 2π न्यू, सॉरी 2 माइक्रोफेरेड है ना, हाँ, तो 25 × 100, पाई से पाई कट गया, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, इसका होल स्क्वायर कर लेना, 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाना। किलो हर्ट्ज है बेटा। एक चीज़ और है, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज दे रखी है तो 10⁻³ और
कैपिस्टांस है 2 × 10⁻⁻⁶ और इस सारे का होल स्क्वायर। ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी में मैंने देखा नहीं, हर्ट्ज की बजाय किलो हर्ट्ज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी 25/π किलो हर्ट्ज है, तो 2π न्यू में 25/π × 10⁻³ और सी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶ और सारे का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, -6 को ऊपर ले आओ, जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई 25 × 100 और 4 और 3 7 7, 10 में से 6 घटा दो 1, कितना आ गया बेटे 400 और यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये आ गया 10√5 ओम। कितना आ जाएगा 10√5 ओम, ये इसका आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आरएल्स और आरसी सर्किट पर बेस्ड। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको एलसीआर और एनर्जी स्टोर और रेजोनेंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। वो न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल आपने अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है बेटा, ओके।